रहीम अस्सलाम वालेकुम। गंडापुर ने लाहौर में कहा कि 90 दिन में आर्या पार कर देंगे और 90 दिन के बाद या हम नहीं या मतलब ये है कि गंडापुर ने जो दिल में कहा वो यही कहा कि या हम नहीं या फिर हम नहीं, तुम नहीं तो एक बरसबीले लिसान एक बात आ गई। ये एक बड़ी दिलचस्प कहानी है और पीटीआई की उम्मीदों का ताजमहल जो उसने खुद ही बनाया था किस तरह ज़मीन बोस हुआ। इस कहानी पर नज़र डालें तो हमें पता ये चलता है कि पीटीआई के लिए इससे बड़ा नफसियाती डिबैकल पहले कभी नहीं हुआ। इमरान खान की गिरफ्तारी पर भी पीटीआई के दिल और हौसले इतनी बुरी तरह नहीं टूटे थे। ये कहानी हम बयान करेंगे और फिर पीटीआई अब गंडापुर पर बरस रही है और मज़े की बात यह है कि बरसने वालों में वो मफरूर भगोड़ा लंदन में बैठा हुआ राम राजिया खान जिसने गंडापुर से 10 अरब रुपए डिकारे थे, वो भी गंडापुर को गालियां दे रहा है, उस गंडापुर के ख़िलाफ़ बातें कर रहा है, पूरे व्लॉग गंडापुर के ख़िलाफ़ कर रहा है। ये एक सितम ज़रीफ़ी है। और फिर एक नुक्ता जिसकी तरफ किसी ने गौर नहीं किया वो ये है कि पीटीआई के एक सहाफ़ी ने जब गंडापुर से सख्त सवाल किया और कहा कि तुम मिर्ज़ा आफरीदी के घर क्यों गए, वो तो वो आदमी है जिसने 9 मई की मजम्मत की थी, यानी 9 मई को पीटीआई ने जो दहशत गर्दी की पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ उसकी तारीफ़ करने के बजाय मजम्मत की। तो गंडापुर ने कहा कि उसके घर ना जाते तो क्या तुम्हारे घर जाते। ज़ाहिर है ये इंतहाई बदतमीज़ी और बदअखलाक़ी पर मबनी जवाब था, लेकिन इसकी मजम्मत हुई। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि भाई ये तो पीटीआई वालों को पीटीआई ही की ज़बान में पीटीआई के एक लीडर ने जवाब दिया है। पीटीआई इसी तरह की अखलाकियात दूसरों से बरता करती है, इसको सोशल मीडिया भरा पड़ा है, आप देख लीजिए। अब गंडापुर ने जो पीटीआई का लीडर है, पीटीआई के एक वर्कर से पीटीआई ही की ज़बान में ये बात की है, तो इसमें हैरत की क्या बात है। तो खैर एक दूसरा इशू ये भी है कि मौलाना फजलुर रहमान ने मुतालबा किससे किया है। बज़ाहिर उन्होंने पीटीआई से कहा है कि वो अपना वज़ीर आला बदल ले, लेकिन ये मुतालबा दरअसल किसी और से किया गया है। और पख्तूनख्वा में तब्दीली के लिए 2 ऑप्शन हैं, दोनों में से किसी पर भी किसी भी वक्त अमल हो सकता है। और गंडापुर इस तब्दीली को रुकवाने के लिए सरगर्म हो गए और उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ भी राब्ता किया है। तो कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि खबर आई कि गंडापुर साहब पीटीआई के मरकज़ी रहनुमाओं और केपी और पंजाब असम्बली और कौमी असम्बली के अरकान के एक बहुत बड़े काफ़िले के साथ लाहौर जा रहे हैं। और ख़ुद गंडापुर ने कहा कि हम असल में वहाँ उन 26 या 20 अरकानी असम्बली से यकजहती ज़ाहिर करने के लिए लाहौर जा रहे हैं, जहाँ जिनको पंजाब असम्बली में स्पीकर की तरफ से नाअहली का नोटिस मिला है। और फिर पीटीआई की तरफ से ये एक गुल मचा कि दरअसल ये पंजाब में एक हरकत पैदा करने के लिए जीटी रोड का इंतखाब पीटीआई ने सोच समझ कर किया है, क्योंकि जब ये काफ़िला जीटी रोड से गुज़रेगा तो जगह जगह इस्तकबाल होगा, मैदान गर्म हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि पंजाब की पल्स क्या है। और जीटी रोड की अहमियत वाली बात तो खैर दुरुस्त है, यानी जीटी रोड पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद सड़क है। यह ख़ास तौर पर लाहौर से लेकर गुजरात तक का जो इलाका है वो ग़ालिबन कराची के बाद सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद है और इसकी आबादी कई करोड़ है। और फिर जीटी रोड की जो एक्सटेंशंस हैं, यानी जो उसके लिंक हैं, एक तरफ शेखुपुरा, एक तरफ सियालकोट, एक तरफ कसूर, ये जीटी रोड के शहर नहीं हैं, लेकिन ये जीटी रोड के किनारों पर हैं। यानी लाहौर के किनारे पर कसूर है और लाहौर के किनारे पर शेखुपुरा है और लाहौर ही की तरफ गुजरावाला और लाहौर के दरमियान ऊपर की तरफ सियालकोट है। तो ये बहुत बड़ी आबादी का मरकज़ है, यानी इस एक ख़ित्ते में इतनी आबादी है कि इतनी आबादी दुनिया के बड़े अहम ममालिक की आबादी शुमार होती है। तो ये जीटी रोड की बात तो दुरुस्त थी। अब इसमें हुआ क्या, पल्स तो खैर आपने देख ली कि जीटी रोड पर काफ़िला चला पीटीआई का और कहीं किसी ने इनको मुड़कर नहीं देखा कि कौन आ रहा है। हालांकि हर जगह पीटीआई ने ये ढंडोरा पीट डाला था कि वहाँ से बहुत बड़ा काफ़िला चल पड़ा है। और ये इतला पीटीआई के लोगों ने दी कि 500 कारें हैं गंडापुर के इस काफ़िले के साथ जो लाहौर को फतह करने आ रहा है। मरियम बीबी को लग पता जाएगा।
फिर जब थोड़ी सी धुंध छटी और कुछ इनको एहसास हुआ कि 500 की गिनती हमने कुछ ज़्यादा ही कर दी है, तो इस गिनती को कम करके इन्होंने खुद पीटीआई वालों ने 300 कर दी। 300 नहीं थे, 100 भी नहीं थे, दरअसल एक 50 के करीब कारें थी, टोटल 50 के करीब कारें, और उनमें एमपीए थे, एमएनए थे पख्तूनख्वा के, और कुछ पीटीआई के दूसरे लीडर भी थे। और नज़र ये आता है कि गंडापुर ने जैसे पार्टी इमरान खान के हाथों से छीन ली है। वो फैसलाबाद का अहमद रज़ा, फैसल हामिद रज़ा क्या नाम है उसका, कोई इसी तरह का नाम है, और इसी तरह वो गिलगित वाला दहशतगर्द मौलवी, ये दोनों जो इमरान खान की वफादारी का दम भरते नहीं थकते गंडापुर के साथ थे। और फिर सब ने देखा कि ये 50 कारों का काफ़िला लाहौर पहुंचा किसी रुकावट के बग़ैर, और यहाँ आकर उन्होंने किसी पंजाब असम्बली के अरकान से कोई खैर सगाली ज़ाहिर नहीं की, बल्कि मिर्ज़ा आफरीदी नाम के एक बहुत बड़े सेठ के घर ये चले गए, जहाँ यानी एक शाही खाना इनका इंतज़ार कर रहा था, बहुत ही शाही, बहुत ही महंगा खाना। और मिर्ज़ा आफरीदी के बारे में ये पता चला है, सब लोग ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के हर बड़े शहर में इसके फार्म हाउस है, और हर फार्म हाउस की मालियत 60, 70, 80 करोड़ के करीब है, और बेपनाह दौलत है इसके पास, खरबोपति आदमी है। और ये चक्कर है गंडापुर का, वो इसके साथ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, सेनेट में अपनी पोजीशन सेफ करने के लिए, क्योंकि अगर सेनेट में जो इलेक्शन होने वाले हैं इनमें पीटीआई को पख्तूनख्वा असम्बली में 92 के हिसाब से सीटें नहीं मिलती तो गंडापुर की कुर्सी कमज़ोर हो जाएगी। जरदारी साहब एक्टिव हैं, फजल रहमान एक्टिव हैं, मुस्लिम लीग नून एक्टिव हैं कि पीटीआई को उसके तनासब से वोट लेने से रोका जाए और अपने उम्मीदवारों को खड़ा करके सीटें निकाली जाए। अगर ऐसा होता है तो गंडापुर की साख और पोजीशन तबाह हो जाएगी। ये सारा चक्कर उस हिसाब किताब में, इससे हुआ वर्कर नाराज़, क्योंकि मिर्ज़ा आफरीदी वो है जो 9 मई के बाद पार्टी को छोड़ गया था, और 9 मई की इसने मजम्मत की थी, बाकायदा मजम्मत की थी और माफ़ी मांगी थी। तो पीटीआई का कारकुन ये कह रहा है कि ये इसके घर क्यों गया? भाई वो गंडापुर की अपनी सियासत का मसला है। कोई पीटीआई के अरकान पंजाब असम्बली से यकजहती का चक्कर नहीं था, कोई और मामला नहीं था, बल्कि इन्होंने ऐलान किया था कि हम लाहौर में सब इजलास करके इमरान खान की रिहाई के लिए लाइहा अमल तय करेंगे। लाइहा अमल क्या तय करना है वो तो इमरान खान ने बता दिया कि तहरीक शुरू करो, फ़ौरन शुरू करो, और 5 अगस्त तक इसको नुक्ता अरूज पर ले जाओ। लेकिन ये कह रहे थे कि हम वहाँ लाहौर में जाकर गौर करेंगे कि करना क्या है, और गौर करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान ये हुआ कि 90 दिन में आर या पार हो जाएगा, या हम नहीं या फिर हम ही नहीं। और ये हम ही नहीं का चक्कर क्या है, किस्सा ये है, 90 दिन का मतलब है कि इमरान खान की जो डेडलाइन थी नुक्ता अरूज तक ले जाने की और तहरीक फौरी तौर पर शुरू करने की, गंडापुर ने उसे ठुड्डा मारकर एक तरफ उड़ा कर रख दिया, फेंक दिया और कहा कि ये लो अपनी तहरीक और ये लो अपना नुक्ता अरूज, मैं 90 दिन की डेडलाइन देता हूँ। 90 दिन की डेडलाइन उन्होंने हुकूमत को नहीं दी, पार्टी को एक लारा लगाया, लेकिन इस लारे में मानवीयत है। मानवीयत ये है कि आपने देखा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ 9 मई के केस में 2 मजबूत गवाहियाँ रिकॉर्ड का हिस्सा बना ली गई हैं, जिनमें 2 पुलिस अफसर ये बता रहे हैं कि किस तरह वो पार्टी के कारकुन के भेष में कई हफ्तों से जा रहे थे इनके घर और एतमाद हासिल किया उनका, और फिर उन्होंने इमरान खान ने जो कुछ कहा कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो तुमने GHQ पर हमला करना है, तुमने कोर कमांडर हाउस पर हमला कर रहा है। इमरान खान ने बाकायदा ड्यूटियाँ दी और ये गवाहियाँ अदालत ने तस्लीम भी कर ली। तो मैं ये ख़बर सबके पास है, जितने भी बाखबर ज़रिए हैं इस्लामाबाद के और लाहौर के, सबके पास ख़बर है। मैं वो ख़बर आप तक पहुँचा रहा हूँ, अगर आप तक किसी और ज़रिए से नहीं पहुँची, कि 9 मई के केस में इमरान खान को ऐसी सख्त सज़ा होने वाली है कि पीटीआई के 14 तबक जो पहले से ही बड़े रोशन हैं, मज़ीद रोशन हो जाएंगे और वो सकते में आ जाएंगे, स्टन रह जाएंगे। ये होने वाला है इनके साथ, और ये काम 90 दिन के अंदर अंदर होना है। और गंडापुर का इशारा 90 दिन का यही है कि 90 दिन के बाद तो इमरान खान का
सियासी वजूद ख़त्म हो चुका होगा। जहाँ तक इसकी अवामी तायद का ताल्लुक़ है तो वो PTI ने एक हाइप बनाई थी कि GT रोड पर जगह जगह इस्तकबाल होगा। कहीं कोई इस्तकबाल नहीं हुआ। लोगों ने, मैंने जैसा अर्ज़ किया, इसके काफ़िले की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। तो ये GT रोड का सफ़र करके लाहौर पहुँचे और लाहौर से गए रायवंड। रायवंड में जहाँ इसका एक फार्म हाउस है, रायवंड के मुज़ाफ़ात में मिर्ज़ा अफरीदी का, वहाँ बहुत ज़बरदस्त खाना था, रंग रलियों का प्रोग्राम था, महफ़िल इज्तिमा थी, गाने बजाने का इंतज़ाम था। और ये पार्टी है ही खाने पीने और गाने बजाने वाली, या वो ज़बान बोलने वाली जो कि गंडापुर ने एक PTI के एक सहाफ़ी के साथ बोली कि अगर हम इसके घर इजलास न करते तो क्या तुम्हारे घर आ जाते। बड़ा गंदा फ़िक्रा है जो गंडापुर ने बोला। और गंडापुर ने पहली बार तो गंदा फ़िक्रा नहीं बोला, उसकी तो ज़बान गंदी है, शुरू से उसकी नेचर गंदी है, इसीलिए तो वो PTI में गया। जिसकी नेचर गंदी ना हो वो PTI में जा सकता है। कोई सोच के बताए, बगैर सोचे बल्कि बता दे कि कोई आदमी जिसकी फितरत गंदी ना हो, जिसकी ज़बान गंदी ना हो, वो PTI के करीब भी जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर जब ये सब कुछ निकला और मामला ये हुआ कि भाई 90 दिन के अंदर हम आर करेंगे या पार करेंगे, आर तो हो जाना। गंडापुर को पता है, गंडापुर को पता है कि इमरान खान के साथ 90 दिन के अंदर अंदर क्या होने वाला है, इसीलिए उसने आर या पार की बात की और ये कहा कि या हम नहीं या तुम नहीं, और साथ ही ये भी कहा कि अगर आर पार ना हो सका तो फिर हम सियासत छोड़ देंगे। ये भी मंजरनामे की एक पॉसिबिलिटी है जो गंडापुर के साथ पेश आ सकती है। तो गंडापुर के साथ क्या होने वाला है इस पर मुख्तसर बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि जो कुछ फिर ये हुआ, PTI ने जो उम्मीदों का ताजमहल खड़ा किया था कि पल्स चेक होगी, GT रोड उमड़ आएगा, GT रोड निकल आएगा, इतने ज़्यादा लोग निकलेंगे कि पुलिस उनको रोक नहीं सकेगी। और फिर लाहौर में जाकर ये वो क्या कहते हैं, वो जो मुहावरा होता है कि फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, तो लाहौर जाकर ये सारे PTI के रहनुमा दमादम मस्त कलंदर करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 90 दिन का नारा लगा दिया गया और PTI की पंजाब की क़यादत को इस मरकज़ी इजलास के करीब भी नहीं फटकने दिया गया। आलिया हमज़ा हो या वो गालियाँ बकने वाली दो बहनें, गंदी 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 गालियों की जो हाफिज़ है, क्या नाम है उनके, वो दो बहनें हों, आलिया हमज़ा हो या कोई और हो, इनको पंजाब की क़यादत को इस इजलास के आसपास भी नहीं फटकने दिया गया और बता दिया गया कि भाई हम संजीदा लोग हैं, तुम गैर संजीदा लोग हो। अब आलिया हमज़ा बेचारी की क्या अहमियत है, वो कह रही है कि मैं इनकलाब लाऊंगी पंजाब में। वो अपनी गली में कार्नर मीटिंग नहीं कर सकती, वो पंजाब में क्या तहरीक चलाएगी। तो बहरहाल जो भी तहरीक का इनका एक इम्कान था कि GT रोड पर ये कुछ एक्टिविटी ज़ाहिर करके आने वाले दिनों की कुछ तस्वीर पेश कर सकते हैं, कारकुनों के हौसले बुलंद कर सकते हैं, छुपे हुओं को बाहर ला सकते हैं, जिन्होंने पनाह ली हुई है खैबर पख्तूनख्वा में वो वापस पंजाब आ सकते हैं। वो सारी उम्मीदें मलिया मेट होकर इस तरह बह गई जिस तरह बारिश के तेज़ पानी में गलियों में पड़े हुए तिनके कागज़ और शापर बह जाते हैं, इस तरह वो सफाया करके चली गई। तो ये कहानी थी PTI की। अच्छा, अब गंडापुर के साथ क्या होने वाला, ये मामला मौलाना फजल रहमान से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। मौलाना फजल रहमान ने कल 2 मौक़े पर यह कहा कि पख्तूनख्वा में गंडापुर की हुकूमत ख़त्म होनी चाहिए। बेहतर और अच्छा तरीका तो ये है कि PTI के अंदर से तब्दीली आए, वरना हमें तो तब्दीली कबूल है, यानी बाहर से भी आ जाए तो ठीक है, लेकिन असल में अंदर से आनी चाहिए। और नाज़रीन, ये वही बात है जो मैंने बहुत पहले कही थी कि पख्तूनख्वा का जो नया वज़ीर आला होगा वो होगा तो PTI से, लेकिन वो PTI का नहीं होगा, मौलाना का होगा। मौलाना का होने का मतलब ये नहीं है कि वो JUI का मेंबर होगा, बल्कि ये है कि वो मौलाना के साथ बराह रास्त होगा उसका ताल्लुक़। अच्छा हाँ, मैं ज़िमनी तौर पर बात बताना भूल गया। गंडापुर का इन 2 दिनों में मरियम नवाज़ से 2 मरतबा राब्ता हुआ। पहला राब्ता वो था जिसमें इन्होंने प्रोटोकॉल तय किया दोनों ने मिलकर कि ये, क्योंकि ये राब्ता था पख्तूनख्वा हुकूमत का पंजाब हुकूमत के लेवल पर, यानी एक सूबाई हुकूमत का दूसरी सूबाई हुकूमत से राब्ता। जो प्रोटोकॉल उन्होंने मांगा
وہ مریم نواز نے کہا کہ حاضر میں تیار ہوں، اور ظاہر ہے یہی طریقہ ہوتا ہے کسی بھی ملک میں دو صوبائی حکومتیں آپس میں جب بات کرتی ہیں تو اسی طرح جو ایک ہوتا ہے دو صوبائی حکومتوں کے درمیان ایک سرکاری قسم کا جو پروٹوکول ہوتا ہے اس کے مطابق ہی بات ہوتی ہے، اور اس کے مطابق ہی بات ہوئی، اور اسی کے مطابق پھر اس قافلے کو کسی جگہ تنگ نہیں کیا گیا۔ تنگ کرنے کے بہانے ہوتے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی لیکن بہانے ہوتے ہیں، کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہوا۔ دوسرا رابطہ پھر باقاعدہ ٹیلی فون پر ہوا، براہ راست مریم کا اور گنڈا پور کا، جس میں گنڈا پور بہت میٹھے طریقے سے بات کرتے رہے، اور آخر میں جب ٹیلی فون ختم کیا تو انہوں نے کہا تابع دار، یہ لفظ کہا، اور اس طرح کی گفتگو ہوتی رہی۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ گنڈا پور کا یہ جو رابطہ ہے مریم نواز سے غیر متوقع طور پر دراصل اس طوفان کو ٹالنے کے لیے ہے جو پختونخوا میں آنے والا ہے۔ تو پختونخوا میں آپشن اس وقت دو ہیں، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے اور مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اور طریقہ سمجھ میں نہیں آتا تو تحریک عدم اعتماد لاؤ، اور تحریک عدم اعتماد اگر لانے کا فیصلہ ہوا تو وہ منظور ہو جائے گی، اس لیے کہ جو 35 ارکان پی ٹی آئی کے آزاد حیثیت میں بیٹھے ہیں وہ تقریباً سارے کے سارے اس طرف آنے کے لیے تیار ہیں۔ پختونخوا میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی جتنی ایم پی اے شپ ہے، جتنے ایم این اے ہیں، جتنے ایم پی ہیں، جتنے سینیٹر ہیں، وہ 100% بنیا ذہنیت کے ہیں کہ میں نے نوٹ بخواہ میرا موڈ بنے، اس کے بعد وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ اگر کریں گے تو بدنامی تو ہوگی کہ انہوں نے بندے خریدے ہیں۔ وہی الزام جو تحریک عدم اعتماد کے موقع پر لگایا گیا تھا لیکن غلط تھا، اس وقت بندے نہیں خریدے گئے تھے بلکہ پی ٹی آئی کے اتحادیوں کو توڑ لیا گیا تھا، جس کے بعد پی ٹی آئی کی اکثریت، عددی اکثریت ختم ہو گئی تھی۔ تو اس مرتبہ تو پی ٹی آئی کے پاس عددی اکثریت ہے، وہ اس کے حامیوں کی تعداد اس میں شامل نہیں ہے، وہ خود پی ٹی آئی اکثریت میں ہے۔ اگر بندے توڑتے ہیں، اگرچہ ان پر قانونی طور پر فلور کراسنگ کا الزام عائد نہیں ہو سکتا، قانونی طور پر یہ غلط نہیں ہوگا لیکن اخلاقی طور پر یہ غلط ہوگا۔ اور دوسری آپشن ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی ایک تحریک عدم اعتماد پیش کروائی جائے اپوزیشن کے لوگوں کو ملا کر، اور پھر مل کر اسے پاس کرایا جائے۔ یہ زیادہ سود مند طریقہ ہے کیونکہ اس میں بدنامی بھی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں الٹا پی ٹی آئی کی بدنامی ہوگی کہ دیکھو اس کے پارلیمانی پارٹی کے 2 حصے ہو گئے۔ اور ان دونوں آپشن میں سے جو بھی آپشن استعمال کی جائے، گنڈا پور صاحب کی خیر مجھے نظر نہیں آتی، اگرچہ اس وقت وہ خود کو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ناگزیر ثابت قرار دینے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کچھ پیغامات بھی بھیجے ہیں کہ جناب اگر میں نہ ہوتا تو پختونخوا میں جگہ جگہ آپ کے خلاف جلوس نکل رہے ہوتے، جلسے ہو رہے ہوتے۔ یہ میں ہوں جس نے پی ٹی آئی کو ہر قسم کی ایکٹیویٹی سے بڑی مصلحت اور صلاحیت اور ذہانت کے ساتھ، چابک دستے کے ساتھ روک رکھا ہے، اور میں گالیاں والیاں دے کر، دھمکیاں دے کر گولی چلا دوں گا، گولی کے جواب گولی سے دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اس طرح کی باتیں کر کے میں پی ٹی آئی کے کارکن کا کتھارسس کر دیتا ہوں، اور اس طرح آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر مجھے ہٹایا گیا تو پھر یہ پی ٹی آئی کا کارکن بے قابو ہو جائے گا۔ بھئی کون سا کارکن بے قابو ہو جائے گا؟ پی ٹی آئی کی حمایت ہر جگہ ختم ہو رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی حمایت ختم ہو رہی ہے تو مسلم لیگ کی بڑھ رہی ہے۔ مسلم لیگ سے بھی لوگ بہت مایوس ہیں، اور اس طرح ایک آنے والے دنوں میں ایک ہمیں سیاسی خلا نظر آتا ہے، خاص طور پر پنجاب میں۔ تو مولانا فضل الرحمان نے صاف کہہ دیا کہ بھائی نکالو اسے، یہ ان کا مطالبہ پی ٹی آئی سے نہیں ہے، یہ ان کا مطالبہ ان سے ہے جنہوں نے مولانا سے کئی وعدے کر رکھے ہیں۔ اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اوپر کی سطح پر یہ اتفاق پایا جاتا ہے اس تأثر میں کہ گنڈا پور کے ہوتے ہوئے، پی ٹی آئی کی حکومت ہوتے ہوئے پختونخوا میں امن نہیں ہو سکتا، کیونکہ گنڈا پور کی جو پارٹی ہے، اس کی جو قیادت ہے وہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کی ہر سطح پر سہولت کاری کر رہی ہے۔ اس کی تفصیل بڑی بھیانک ہے اور کوئی اچھی تصویر نہیں پیش کرتی۔ اگر کسی کو پختونخوا کے حالات سے واقفیت ہو تو وہ مایوسی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس پر میں خیر مزید بات نہیں کرتا، لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ جو ڈیبیکل ہو گیا ہے اس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔